की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से जो बड़ा फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया है एसआरटी को कम करने का, उस पर आपको जानकारी देंगे। हालांकि देखिए, टैक्सी ऑपरेटर्स उसके बाद भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बात चाहे बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर्स को लेकर करें या फिर हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर्स पर जानकारी दे, तो यहां गतिरोध और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कारण क्या है? जब यहां रोड टैक्स में भी अब राज्य सरकार ने छूट दे दी है और इस पर अधिसूचना जारी हो गई है, तो उसके बावजूद भी आखिरकार क्यों ये गतिरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है टैक्सी ऑपरेटर्स में राज्य सरकार के खिलाफ? ये अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। मिनिमम किराए पर भी जानकारी देंगे, क्योंकि अब ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से देखिए पिछले कुछ दिनों से डिमांड उठाई जा रही है कि मिनिमम किराया बढ़ाया जाना चाहिए। और इसी बीच टैक्सी ऑपरेटर्स की ओर से भी काफी बड़ा गतिरोध हमें देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि दोनों चीजें एक दूसरे के साथ ये रिलेट होती हुई भी नजर आ रही हैं। फिलहाल इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, बारीकी से हम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है एक बड़ी कंपनी पर। ये कौन सी कंपनी थी, किसे ठगने का काम कर रही थी, ये भी अपडेट हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। और जिला परिषद की बैठक का आखिरकार क्या हुआ अभी तक, तो देखिए, क्योंकि यहां मंत्री अनिरुद्ध सिंह के वापस आने का इंतजार हो रहा था, लेकिन अब तो आ चुके हैं मंत्री, लेकिन उसके बावजूद भी ये तिथि निर्धारित नहीं हो पाई है। तो कितना इंतजार जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को करना होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी पेन डाउन स्ट्राइक देखिए बिल्कुल इसी शर्त पर तो वापस ली थी कि बैठक इनके साथ होगी और विस्तार पूर्वक ढंग से उसमें इनके मसले को लेकर चर्चा होगी मर्जर की डिमांड पर। लेकिन अभी तक तिथि निर्धारित नहीं हुई है। इस बीच अब क्या कुछ जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की ओर से कहा जा रहा है, जानकारी हम आपको देंगे। और मंत्री अनिरुद्ध का भी आज क्योंकि एक बड़ा बयान आया है बिल्कुल इसी मसले को लेकर, तो ये भी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है 7 नवंबर से, यानी कि 7 नवंबर से मौसम करवट बदल सकता है, इस तरह के आसार बने हुए हैं। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी को लेकर पूरी संभावना है। मैदानी इलाकों में और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि उससे पहले 6 नवंबर तक मौसम साफ बना रहेगा, उसके बाद ही ये मौसम करवट बदलने वाला है। और अब देखिए, वैसे भी सर्दियों का सिलसिला शुरू होगा, बागवानों में भी कहीं ना कहीं इंतजार हो रहा है बारिश को लेकर। और हिमाचल प्रदेश वैसे भी टूरिज्म पर ही निर्भर रहता है, और जब यहाँ पर स्नोफॉल होती है तो काफी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं, इसलिए होटलियर्स भी अब इस इंतजार में है कि कब यहाँ का सफेद नजारा देखने के लिए मिलेगा। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 7 नवंबर के बाद बर्फबारी का सिलसिला हिमाचल प्रदेश में शुरू हो सकता है। हालांकि कुछ एक जो ऊंची चोटियां हैं हिमाचल प्रदेश की, वहां पर तो देखिए बीते दिनों भी हल्का स्नोफॉल हुआ था, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र अभी रह गए हैं और राजधानी शिमला में सबसे पहले पर्यटक पहुंचते हैं बर्फबारी देखने के लिए। तो बर्फबारी देखने की चाह से तभी यहां पर आ पाएंगे जब सर्दियां एक तरह से शुरू होगी और स्नोफॉल का सिलसिला भी यहां देखने के लिए मिलेगा। एचआरटीसी में बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लगातार एचआरटीसी कर्मचारियों की ओर से यही शिकायत की जाती है बार बार कि समय से इन्हें सैलरी नहीं दी जाती है। देखिए, पिछले महीने को लेकर भी अगर जानकारी दे तो लगभग 15 से 16 दिन गुजर गए थे, उसके बाद इनकी सैलरी आई। लेकिन इस बार राहत भरी बात यह है कि अब जल्दी ही इन्हें भी सैलरी मिल जाएगी। अभी इस महीने की अगर जानकारी दे तो 2 नवंबर से पहले ही इनके खाते में वेतन आ चुका है। तो अब आने वाले समय में ये प्रोसीजर इसी तरह से कंटिन्यू रखा जाएगा, ये भी यहाँ पर निगम प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है। तो एक तो ये राहत भरी खबर है, लेकिन एरियर को लेकर जानकारी दें तो सरकार की ओर से हवाला ये जरूर दिया जा रहा है कि जारी इनके लिए 2 महीने का एरियर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इनके खातों में नहीं पहुंचा। और जब तक इनके अकाउंट्स में ये राशि नहीं आती है, लाजमी सी बात है ये नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले भी कई दफा ऐसा हुआ, इस तरह के हवाले दिए गए कि सरकार की ओर से जारी हो गया है लेकिन उसके बाद इनके अकाउंट तक वो राशि नहीं पहुंची, इसलिए एरियर का इंतजार बना है। अभी अगर डीए को लेकर भी बात करें तो देखिए, एचआरटीसी बीओडी की जब बैठक हुई थी तो मंजूरी उसमें दे दी गई थी कि डीए भी इन्हें दिया जाएगा, लेकिन इंतजार ही उसे लेकर बना है, पेंशनर्स में भी, कर्मचारियों में भी। और बात यह भी है कि भले ही सैलरी समय से आ गई हो कार्यरत कर्मचारियों की, लेकिन दूसरी ओर जो सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनर्स हैं वो अभी तक अपने पेंशन के इंतजार में है, तो पेंशन तो अभी भी नहीं मिली है। लेकिन अब उम्मीद इस तरह की जग रही है कि जहां वेतन का समय से आना शुरू हो गया है, तो आने वाले समय में ये भी प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो जाएगी कि इन्हें पेंशन भी टाइम से मिले और जो इनकी देनदारियां हैं उसका भुगतान भी सरकार की ओर से जल्दी ही किया जाएगा। देखिए, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज बड़ा बयान दिया है जिला परिषद कैडर को लेकर भी। खैर, ये जानकारी हम आपको बाद में देंगे, लेकिन पहले इन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर
पर पलटवार करने की कोशिश की है। दरअसल इनका यह कहना है कि राहत पैकेज को लेकर बड़ी बड़ी बातें विपक्ष की ओर से कही जा रही हैं, लेकिन जिस वक्त जयराम ठाकुर खुद मुख्यमंत्री थे तो 5 साल उन्होंने हेलीकॉप्टर में ही अपना सफर किया है, इसलिए फील्ड की सच्चाई से वो बिल्कुल भी रूबरू नहीं है। ऐसे में यहां अभी बड़ी आपदा आई थी और वर्तमान सरकार कोशिश कर रही है कि आपदा से निपटा जाए और सबसे पहले प्रभावितों को मदद पहुंचाई जाए। इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो मुआवजा दिया जाना था कुछ एक प्रभावितों को, इसकी पहली किस्त जारी वर्तमान सरकार की ओर से कर दी गई है और आने वाले समय में बाकी किस्तें भी जल्दी ही जारी होंगी। देखिए, तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, केवल प्रदेशवासियों को गुमराह करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, जो कि उचित नहीं है। और इस बीच राहत पैकेज को लेकर भी बड़ी स्टेटमेंट दे गए हैं कि केवल उन्हीं लोगों को यहां पर राशि नहीं दी जा रही है जिनके मकान पूरी तरह से ढह गए हैं, बल्कि जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, इनकी एक तरह से दीवारें टूट गई है या फिर खिड़की दरवाजों में किसी तरह की कोई समस्या आई है, उसे लेकर भी सरकार की ओर से यहां पूरी राशि जारी की जाएगी। गांव-गांव में मनरेगा के तहत छूट दी जा रही है कंस्ट्रक्शन के कार्य करवाने में। जिला परिषद कैडर को लेकर क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जयराम ठाकुर की ओर से भी जो आज स्टेटमेंट आई थी जिस पर पलटवार अनिरुद्ध सिंह ने किया है, उसकी अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि दरअसल ये बात यूं तो राहत पैकेज से ही शुरू हुई थी, लेकिन अब वाटर सेस पर भी आ गई है। हाल ही में देखिए, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से वाटर सेस पर एक बात कही गई कि हिमाचल का पानी है तो हिमाचल सरकार का पूरा अधिकार उस पर है। भले ही यह मामला कोर्ट में पहुंच गया हो, लेकिन कोर्ट का फैसला भी वर्तमान सरकार के पक्ष में ही आने वाला है। इस बात को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। भले ही केंद्र सरकार जितना मर्जी दबाव वर्तमान सरकार पर बना रही है इस फैसले को वापस लेने का, लेकिन वर्तमान सरकार अपने इस डिसीजन से पीछे नहीं हटेगी। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का यह कहना था कि जितना अधिकार यहाँ के पानी पर वर्तमान सरकार का है, उतना ही केंद्र सरकार का भी है। अगर केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई पत्र जारी हुआ है वर्तमान सरकार को, तो यहां सरकार को अपनी बात फिर केंद्र सरकार के समक्ष रखनी चाहिए, इसके बजाय कि वो मीडिया के समक्ष तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि केवल केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को ही ये पत्र जारी नहीं किया है, बल्कि उत्तराखंड सरकार को भी किया है। तो जरूरी है कि वर्तमान सरकार सूझबूझ से काम ले, इस तरह की बयानबाजी ना करे। तो एक बात तो देखिए वाटर सेस पर यह कही गई थी, और राहत पैकेज पर तो बार बार विपक्ष की ओर से यही कहा जा रहा है कि जो मदद की भी जा रही है प्रभावितों की, वो केंद्र सरकार की बदौलत हो रही है। अगर केंद्र सरकार की ओर से राशि जारी नहीं की जाती वर्तमान सरकार को, तो ये इस आपदा से निपटने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते। और अभी भी बहुत सारी जगह पे नुकसान ऐसे हैं जो कि पूरे नहीं हो पाए हैं, और वहां का जायजा लेने के लिए भी सरकार की ओर से कोई नहीं गया है। ये भी यहां पर नेता प्रतिपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, इन पर भी एक बड़ी टिप्पणी आज की गई है नेता प्रतिपक्ष की ओर से। दरअसल इनका यह कहना था कि जो ईडी की ओर से समन जारी हुआ है अरविंद केजरीवाल को, वो दिखाता है कि कितनी ज्यादा भ्रष्टाचार में ये पार्टी संलिप्त हो गई है। जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी और इसी आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ था, आज वो खुद भ्रष्टाचार के घेरे में पूरी तरह से आ गई है। तो यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पार्टी का भविष्य अब सुरक्षित है या नहीं है। एक तरह से इसका अस्तित्व अब खत्म होने वाला है, क्योंकि पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। आज क्योंकि मीडिया से ये बातचीत कर रहे थे राजधानी शिमला के गेटी थिएटर में, तो वहीं इनकी ओर से ये भी एक स्टेटमेंट दी गई है, जहां आम आदमी पार्टी को भी घेरने की कोशिश नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की है। जीओए लाइब्रेरियन भर्ती नियमों पर भी अब आना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हमारे पास फोन कॉल्स आ रही हैं और सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इन भर्ती नियमों का क्या हुआ। पिछली बार हम आपके लिए जानकारी लेकर आए थे कि अप्रूवल देखिए नियमों को लेकर मिल गया है, अब कैबिनेट में ही मंजूरी मिलेगी। और फिलहाल इसे लेकर और कोई नई अपडेट नहीं है, क्योंकि ये समझने की आवश्यकता है अभ्यर्थियों को भी। हालांकि पिछले काफी वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक कैबिनेट में ये ड्राफ्ट नहीं जाता है और मंजूरी से नहीं मिलती है, नियमों को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। आरोप दरअसल इन अभ्यर्थियों की ओर से यह लगाया जा रहा है कि जमा 2 में 50% अंक नियमों में इनके लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। और अधिकारियों का यह कहना है कि जो आरएनपी रूल्स तैयार हुए हैं लोक सेवा आयोग की ओर से अप्रूवल मिलने के बाद, अब ये यहां ड्राफ्ट एक तरह से जो फाइनल ड्राफ्ट होगा कैबिनेट में रखा जाएगा। जब मंजूरी मिलेगी तो उसके बाद इसे
सार्वजनिक कर दिया जाएगा, यानी कि खुलासा तभी हो पाएगा कि इस तरह का कोई नियम है या नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी शर्त रखी गई है तो यहां अभ्यर्थियों का कहना है कि वो 1991 से लेकर भी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अब अगर इस तरह के नए रूल्स इसमें शामिल किए जाते हैं तो उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2020 में 771 असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों को जीओए लाइब्रेरियन के पद में तब्दील कर दिया गया था। उसके बाद फिर 2021 में 235 पदों को भरने पर स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो इनकी उम्मीदें काफी बन गई थी कि कैबिनेट में डिसीजन हो गया है, ये पूर्व जयराम सरकार में डिसीजन हुआ था कि 235 के करीब पद भरे जाएंगे, क्योंकि फिर जीओए लाइब्रेरियन में भी इन पदों को तब्दील किया गया था। तो उसके बाद आरएनपी रूल्स बनना तैयार हुए, लेकिन लगभग 3 साल यहां देखिए गुजरने को आए हैं और नियमों का अभी तक कुछ पता नहीं है। और ये भी बात यहां स्पष्ट तौर से अधिकारी नहीं बता रहे हैं हमें कि अगली कैबिनेट में ये ड्राफ्ट जाएगा या नहीं जाएगा। अप्रूवल मिल गई है, ड्राफ्ट को कैबिनेट में रखेंगे, केवल बात वहीं तक सीमित है, उसके आगे कुछ कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं दी जा रही है। और ये जो रूल को लेकर बार बार यहां अपडेट हमारे पास आ रही है अभ्यर्थियों की ओर से कि ऐसा भी कोई रूल तैयार किया गया है कि 50% अंक अनिवार्य हो गए, इस पर एक तरह से अधिकारियों ने चुप्पी साधी है। ना तो हाँ में जवाब दिया जा रहा है, ना ही ना में जवाब दिया जा रहा है। इसलिए इंतजार तब तक करिए जब तक कैबिनेट में ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं जाता है, उसके बाद ही, क्योंकि रूल्स पूरी तरह से डिस्क्लोज हो पाएंगे। अब टीजीटी पदनाम पर आना चाहेंगे। बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद, क्योंकि भाषा अध्यापकों को टीजीटी पदनाम मिला था, कई तरह के आंदोलन भी इनकी ओर से किए गए थे, लेकिन हाल ही में देखिए हाईकोर्ट की ओर से एक फैसला सामने आया है जिसमें कहा गया है कि जो टीजीटी का ग्रेड पे है उसे अनुसार इन्हें बैक डेट से एरियर भी प्रदान किया जाए। अब सरकार असमंजस की स्थिति में है कि वैसे ही बजट की काफी कमी चल रही है और यदि ये पिछला एरियर भी देना पड़े तो फिर कैसे ये चीजें संभव हो पाएंगी। इसलिए एक रास्ता यहां शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से निकाला गया है। उन्होंने 2 विकल्पों के साथ सलाह मांगी है लॉ डिपार्टमेंट से। दरअसल उनका कहना है कि क्या ये टीजीटी पदनाम जो दिया गया है 2 वर्गों को, जिसमें संस्कृत और भाषा अध्यापक हैं, तो इनसे क्या वापस लिया जा सकता है। तो ऐसे में इस बात को लेकर काफी गतिरोध देखने के लिए मिल रहा है इन शिक्षकों की ओर से। इनका मानना है कि हर किस इनसे ये टीजीटी पदनाम वापस ना लिया जाए। और जो दूसरा विकल्प दिया गया है अधिकारियों की ओर से सलाह लेने के लिए, वो ये है कि जो कोर्ट की ओर से आदेश जारी हुआ है कि पिछला एरियर भी इन्हें देना है, इस पर क्या चुनौती यहां पर दी जा सकती है सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से। तो अभी तक हालांकि देखिए सलाह सामने नहीं आई है, लेकिन गतिरोध काफी ज्यादा भाषा अध्यापकों में बढ़ गया है। इनका कहना है जो डिसीजन लिया गया था टीजीटी पदनाम देने का इन्हें, उसे हर किस वापस ना लिया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन भी ये करेंगे। और कुछ एक अधिकारी सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर भी ये जल्दी ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे। इनकी डिमांड पूरी इसलिए हुई क्योंकि जेन्युइन थी और बड़े आंदोलन भी इन्होंने किए। अब अधिकारियों की ओर से जो विकल्प दिए जा रहे हैं लॉ डिपार्टमेंट को सलाह लेने के लिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और पहले ही इन्होंने देखिए चिता दिया है एक तरह से कि इन्होंने केवल ये पदनाम लेने के लिए ही संघर्ष किया था। अब इसके बाद कोर्ट की ओर से जो भी डिसीजन आया है, खैर इनके लिए इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन पदनाम इनसे वापस किसी भी हालत में ना लिया जाए। हालांकि अब देखना होगा कि लॉ डिपार्टमेंट की ओर से क्या कुछ सलाह दी जाती है। टीजीटी पदनाम वापस लिया जाए, इस पर हामी भरी जाएगी, या फिर जो कोर्ट की ओर से डिसीजन आया है उस पर चुनौती दी जा सकती है। कुछ इस तरह का मशवरा सामने आता है। तो ये भी काफी ज्यादा सहमे हुए से नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगभग 3 से 4 वर्षों तक भी इन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद जाकर जयराम सरकार ने इनकी पुकार सुनी थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको अपडेट दे देते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये दिल्ली एम्स में भर्ती थे आईसीयू में। लेकिन क्या आप जानते हैं अब इनकी जो स्थिति है उसमें भी सुधार आ गया है। एक तरह से स्वास्थ्य इनका ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। वॉक करना इन्होंने शुरू कर दिया है और बिल्कुल खाना भी खा रहे हैं। टेलीफोनिकली यहाँ के अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, पूरी फीडबैक भी ली जा रही है और जल्दी ही इन्हें प्राइवेट वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा, इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। तो अब ये हम समझ सकते हैं कि जल्दी ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लौट सकते हैं राजधानी शिमला में। बहुत सारे काम क्योंकि पेंडिंग है, बहुत सारे वर्गों को इंतजार भी है, और उससे बढ़कर ये बात है कि जो इनके समर्थक थे वो भी काफी ज्यादा चिंतित थे इनके स्वास्थ्य को लेकर। इसलिए इनका हेल्थ बुलेटिन हम आपके लिए जरूर लाते हैं, ये बताने के लिए कि स्थिति में कितना सुधार हुआ है। तो तकरीबन अब पूरी तरह से सुधार माना जा रहा है, जल्दी ही ये राजधानी शिमला में लौट आएंगे। इस तरह का शेड्यूल भी इनका जल्दी ही कंफर्म हो सकता है।
प्रवक्ताओं पर अपडेट देना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे पद अभी सरकारी स्कूलों में खाली चल रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 6 के करीब जो पद थे उन्हें भर दिया गया है। हालांकि पूर्व सैनिकों को इसमें तैनात किया गया है। दरअसल शिक्षा विभाग में अर्थशास्त्र और हिंदी विषय में ये पद खाली चल रहे थे, अनुबंध आधार पर भर लिए गए हैं। पूर्व सैनिकों को इसमें मौका दिया गया है और इनका जो वेतन है वो 25,800 रुपए के करीब होगा। हालांकि अधिसूचना इस पर जारी हो गई है और साथ ही साथ यहाँ शिक्षा विभाग की ओर से यह भी क्लियर किया गया है कि इनकी शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए ही इन्हें तैनात किया गया है, यानी कि पूरी तरह से इनके प्रामाणिक पत्रों की जांच हो रही है और उसके बाद ये लगभग 6 के करीब पद भरे गए हैं। तो ये तो लगभग 6 पद ऐसे हैं जो कि भर दिए गए हैं, लेकिन दूसरी ओर टीजीटी कैडर भी है जिनकी ओर से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि इनकी प्रमोशन लिस्ट कब तक जारी होगी। पिछले 6 महीने से इंतजार में बने हुए हैं। हालांकि जून में भी कई तरह के प्रेस नोट्स इनकी ओर से जारी हुए थे, तो इस पर आवेदन मांग लिए गए हैं। 31 मार्च तक शिक्षा विभाग में ये आवेदन पहुंच जाने चाहिए और शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने एक और चीज पर यहां क्लैरिटी दी है कि पहले से जिस भी शिक्षक की प्रमोशन हुई होगी उसे दूसरी बार यहां मौका नहीं मिलेगा। हालांकि 2 चैनल अभी यहां प्रमोशन को लेकर तैयार हुए हैं, एक तो प्रवक्ता के तौर पर क्योंकि प्रमोशन होनी है, दूसरी हेडमास्टर के तौर पर भी इनकी प्रमोशन होनी है और ये राज्य सरकार के पर्सनल विभाग की ओर से ही अभी यहां प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 3 दिसंबर 2014 को जो अधिसूचना जारी हुई थी पर्सनल विभाग की, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर ये प्रमोशन इनकी होने वाली है, तो थोड़ा सा इंतजार इन्हें और करना होगा। आज हालांकि इनकी अपनी भी एक बैठक हुई है, लेकिन अब नियम अनुसार इन्हें आवेदन देने होंगे। और बड़ी बात यह भी है कि जो देखिए प्रिंसिपल, मुख्याध्यापक या उपनिदेशक है, इन्हीं की अनुशंसा के अनुसार वरीयता दी जाएगी, तो इसलिए जरूरी है समय रहते ही नियम अनुसार ये आवेदन भर दे। लेकिन इस पर भी काफी ज्यादा विरोध जताते हुए टीजीटी नजर आ रहे हैं। आज इनकी अपनी बैठक थी, इनका कहना है कि कहां तो जून में ही इनकी प्रमोशन लिस्ट जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब दिवाली का समय आ गया है और प्रमोशन के तोहफे से इन्हें पूरी तरह से वंचित रहना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि लगभग इनकी संख्या 18,000 के करीब है। ऐसे में इन्हें बहुत इंतजार करना पड़ता है क्योंकि पद अभी प्रवक्ताओं के लगभग 700 के करीब ही खाली हैं। लेकिन जितने भी पद खाली हैं इन्हें जल्दी भरा जाना चाहिए क्योंकि स्कूल में छात्रों की पढ़ाई पर भी इसका बड़ा असर देखने के लिए मिलता है और इन्हें भी प्रमोशन से वंचित रहना पड़ता है। अब मार्च 2024 तक इन्हें इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि प्रमोशन लिस्ट जारी हो जानी चाहिए थी। यानी कि आवेदन क्योंकि मार्च तक अभी देखिए मांगे गए हैं, तो लाजमी सी बात है कि अगले 6 महीने अभी बिल्कुल खाली इनके लिए जाने वाले हैं। तब तक इनका इंतजार बना रहेगा और उसके बाद कहीं जाकर फिर प्रमोशन लिस्ट जारी होने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ऐसे में इनका मानना था कि ये जून से ही क्राइटेरिया शुरू हो जाना चाहिए था और अभी दिवाली तक इन्हें ये तोहफा दे दिया जाना चाहिए था। फिलहाल इंतजार इन्हें थोड़ा सा और करना होगा। एक मांग इन्होंने और उठाई है कि बीआरसीसी उच्च प्राथमिक भर्ती में भी खंडवार जिलावार पदों को रोस्टर जारी किया जाना चाहिए। हालांकि इस डिमांड पर गौर होता है नहीं देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रमोशन लिस्ट इनकी तैयार की जाएगी उसे लेकर जरूर यहां आवेदन मांग लिए गए हैं। प्रवक्ता के तौर पर ये पदोन्नति होगी। जिला परिषद कैडर पर भी आना चाहेंगे। देखिए लगभग 22 दिन की पेन डाउन स्ट्राइक पर ये गए थे और पंचायतों के काम बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे। उसके बाद सरकार ने हवाला इन्हें ये दिया था कि आपदा की स्थिति से अभी वर्तमान सरकार निपट रही है और बहुत सारे काम राहत एवं बचाव कार्य के भी लटक गए हैं क्योंकि अपने काम पर नहीं जा रहे हैं। और आश्वासन इन्हें ये दिया गया था कि लगभग 30 अक्टूबर को इनके साथ बैठक मंत्री करेंगे और उसमें कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसी के अनुसार फिर